आज हमारे दूसरे चैप्टर जो कि हमारे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें हमारा जो विषय रहेगा लकड़ी काटना और खनन व्यवसाय। इन दोनों ही टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है लकड़ी काटना, जिसे हम इंग्लिश में लंबरिंग भी कहते हैं। व्यावसायिक लाभ के लिए लकड़ी के उपयोग और अन्य वनोपजों के निष्कर्षण के लिए पेड़ों की व्यवस्थित कटाई और कटाई की प्रक्रिया को लकड़ी काटना के रूप में जाना जाता है। सकते हैं वनों से लकड़ी को काट कर लेके आना और उसका उपयोग करना लकड़ी काटना कहलाता है। यह एक लकड़ी काटने की प्रक्रिया है। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लकड़ी काटने के व्यवसाय को समझाने की कोशिश की गई है। आप इसको समझ सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिक कटिंग एंड फीलिंग ऑफ ट्री फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ टिम्बर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर फॉर कॉमर्शियल गेन इज नाउ एज लंबरिंग। तो इस प्रकार से कॉमर्शियल उपयोग के लिए लकड़ी को वनों से काट कर लेके आना ही लंबरिंग कहलाता है। वनों का सर्वाधिक महत्व लकड़ी के स्रोत के रूप में रहा है। जलाने की लकड़ी से लेकर औजार, हथियार, इमारत, यातायात के साधन बनाने तथा औद्योगिक कच्चे माल के रूप में लकड़ी का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसी कारण लकड़ी को काटने का व्यवसाय वनों पर आधारित अन्य सभी व्यवसायों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वनों पर बहुत सारे व्यवसाय निर्भर करते हैं, लेकिन लकड़ी काटने का व्यवसाय सबसे ज्यादा विकसित हुआ है। इसका मुख्य कारण यह रहा है क्योंकि लकड़ी से अनेक प्रकार के औजार, हथियार, इमारत, यातायात के साधन बनाने के लिए और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त वस्तु का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से लकड़ी काटने का व्यवसाय लगातार विकसित होता जा रहा है। देखते तो अनेक प्रकार के वन है। यहाँ पर हम दो प्रकार के वनों के बारे में बात करेंगे। एक तो शीतोष्णकटिबंधीय वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय वन। और इन वनों में लकड़ी का कार्य किस हद तक है या कैसे किया जाता है, इसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले है शीतोष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय। शीतोष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय आधुनिक विधि से बड़े पैमाने पर अत्यंत संगठित ढंग से किया गया, क्योंकि ये क्षेत्र ज्यादा विकसित है। अर्थव्यवस्था यहाँ की बहुत अधिक विकसित है। अनेक साधन है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड का मैप, और यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में दोनों ही पूर्व और पश्चिम दोनों ही तटों पर लकड़ी काटने का कार्य शीतोष्णकटिबंधीय वनों में होता रहा है। इसी प्रकार आप यूरोप में देख सकते हैं, चाइना में देख सकते हैं, हिमालय के भारत में हिमालयन क्षेत्र में आप थोड़ा बहुत यहाँ पर लकड़ी काटने का व्यवसाय विकसित हुआ है। इसके अलावा चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी लकड़ी काटने का व्यवसाय विकसित हुआ। यहाँ लकड़ी काटने के व्यवसाय के उन्नत होने के निम्नलिखित कारण है, अर्थात इन क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय विकसित क्यों हुआ, इसके कुछ कारण हैं, उनको देख लेते हैं। नंबर 1, इन वनों में एक ही जाति के मुलायम लकड़ी के जो वृक्ष है वो विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही जाति के और मुलायम लकड़ी के वृक्ष आसानी से विस्तृत रूप में मिल जाते हैं। दूसरा क्या है, मुलायम लकड़ी को काटना, ढोना और उस पर काम करना आसान होता है, क्योंकि जितनी लकड़ी कठोर होगी उतनी ही लकड़ी को काटना मुश्किल हो जाएगा। जबकि यदि ये मुलायम होगी उसकी अपेक्षा, तो उसको काटना और उसको संशोधित करना बहुत आसान होगा। इस उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों में प्रवेश करना आसान होता है। एक यहाँ पर ज्यादा झाड़ियां नहीं होती, बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, और इस प्रकार से इन शीतोष्णकटिबंधीय वनों में प्रवेश कर पाना आसान होता है। ये वन सड़क व रेल मार्गों से जोड़े जा चुके हैं। इससे लकड़ी का लादना और परिवहन आसान हो जाता है। क्या है, बर्फीली सतह पर बड़े बड़े लट्ठों को सरकार पर नदी के पेंदे में ले जाना आसान हो जाता है। क्या है, जब शीतोष्णकटिबंधीय वनों में सरफेस जब बर्फ गिरती है उससे ढक जाता है, उसकी वजह से क्या, बर्फ लुब्रिकेंट का काम करती है और बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को उस बर्फ पे सरकाना बहुत आसान हो जाता है। यह एक आसान परिवहन का साधन बन जाता है, जिसकी वजह से भारी भारी लट्ठों को उनके व्यापारिक स्थान तक पहुंचाना, या कह सकते हैं जहां से पेड़ों को काटा जाता है और जहां पर उसको बेचा जाता है, वहां इसके बीच में जो परिवहन होता है, एक तो लागत घट जाती है और उसको आसानी से ही एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार से बर्फ का गिरना भी इन उष्णकटिबंधीय वनों में एक महत्वपूर्ण लाभ अर्जित कराने में सहयोगी हो जाता है। इसके बाद ये वन विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में
निकट स्थित है जहां लकड़ी की मांग अधिक है। दूसरा, अर्थव्यवस्था विकसित है तो अनेक प्रकार की चीजों का निर्माण करना आसान हो जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार की उनके पास क्या है, विजन्स होता है, अनेक प्रकार की सोच होती है, जिसकी वजह से नई नई चीजें बनाई जाती है, जिससे कच्चे रूप में लकड़ी का उपयोग होता है और जिससे अनेक प्रकार की साजो सामान की वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मांग भी ज्यादा विकसित हुई। इसके बाद उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय। यदि उष्णकटिबंधीय वनों में यदि लकड़ी काटने का व्यवसाय देखें, इन वनों में भी यह बहुत प्राचीन है, लेकिन अनेक भौतिक तथा दोहन संबंधी कठिनाइयों के कारण इन वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय व्यापारिक स्तर पर विस्तृत क्षेत्रों में नहीं, पर केवल तटीय क्षेत्रों, नदी घाटियों, घने बसे हुए उन क्षेत्रों में जहां पहुंचना सुगम है, यह व्यवसाय व्यापारिक स्तर पर होता है। मध्य अफ्रीकन गणराज्य कैमरून, कांगो, गैबन, पश्चिमी अफ्रीका के तटीय वनों में मोगनी वृक्षों की कटाई की जाती है। भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के वनों से सोगान नामक बहुमूल्य लकड़ी काटी जाती है। ये वर्ल्ड का मैप है नीचे, और यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन है। 0 डिग्री लाइन के आसपास ये सारा विस्तृत है, लेकिन इसमें पूरे जो वनीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय वनीय क्षेत्र, उसमें लकड़ी काटने का व्यवसाय विकसित नहीं हुआ। कुछ एक क्षेत्र जहां पर इस प्रकार का व्यवसाय विकसित हुआ, नदी की तलहटियों में इस प्रकार का व्यवसाय या हुआ है, या समुद्र के लगते किनारों पर जहां पर पहुंचना आसान है, क्योंकि वैसे इन जंगलों में अंदर जाना बहुत दुर्गम होता है। अनेक प्रकार के जीव जंतु, जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े होते हैं, जिससे इन उष्णकटिबंधीय जंगलों में लकड़ी काटने का व्यवसाय इतना विकसित नहीं हुआ है। और दूसरा, इन जंगलों के आसपास अर्थव्यवस्थाएं भी इतनी विकसित नहीं हुई है, या तो अविकसित है या विकासशील है। इस वजह से भी इनका दोहन इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना उस शीतोष्णकटिबंधीय वनों का हुआ। शीतोष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण। शीतोष्णकटिबंधीय जो वन है उसमें लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण किस प्रकार से, इसको देख लेते हैं। नंबर 1, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में लकड़ी काटने का व्यवसाय रॉकी पर्वत श्रेणी तथा कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित कोणधारी वनों के क्षेत्र में विकसित है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण घने वन पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले यह व्यवसाय मिनेसोटा से इंग्लैंड के संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले यह व्यवसाय मिनेसोटा से न्यू इंग्लैंड के मेन राज्य तक फैला हुआ था, लेकिन अब इस क्षेत्र से वन संपदा समाप्त हो चुकी है। कनाडा में लकड़ी काटने का व्यवसाय प्रशांत महासागर के तट से पूर्व में अंध महासागर के तट तक फैला है। विश्व में कनाडा को मुलायम लकड़ी का घर माना जाता है, अर्थात सबसे ज्यादा जो मुलायम लकड़ी या जो मिलती है वो सारी कनाडा से सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है या काट कर लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ लंबर जैक नाम के जो व्यक्ति, लंबर जैक नाम की कह सकते हैं एक प्रकार की जाति है जो लकड़ी काटने का काम करती है। शीतोष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय, ये यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कनाडा अमेरिका में यहाँ पर रॉकी पर्वत, ये थोड़ा ग्रीन आपको यहाँ पर एक नजर आएगा धब्बा सा, वो क्या है रॉकी पर्वत में, ये आप अमेरिका का मैप देख सकते हैं। आप यहाँ पर अमेरिका का मैप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर क्षेत्र दिखाया है उस शीतोष्णकटिबंधीय वन जिन्हों में लकड़ी काटने का व्यवसाय विकसित है। ऊपर कनाडा है जिसमें कलर नहीं किया गया, लेकिन ये कनाडा से अधिक मात्रा में मुलायम लकड़ी काट कर लेके आते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण, इसमें हम देखते हैं एशिया में। एशिया महाद्वीप में लकड़ी काटने का व्यवसाय अपेक्षाकृत बहुत विकसित है। रूस के एशियाई भाग में यह धंधा यूराल पर्वत श्रेणी से पूर्व में ओखोटस्क सागर तक है। इसमें अधिकांश साइबेरिया का भाग आता है। साइबेरिया के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में लकड़ी काटने का व्यवसाय कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वी साइबेरिया में कम जनसंख्या के कारण लकड़ी की मांग कम है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन ने रूस में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन, जापान, भारत में अधिक जनसंख्या और लकड़ी की अधिक मांग के कारण वनों का पैमाने पर दोहन हुआ है। इन देशों में वन केवल दुर्गम पर्वतीय ढालों तक सीमित रह गए हैं। अब ये देश वनों के संरक्षण के प्रति सचेत हुए हैं। शीतोष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी काटने के व्यवसाय का विश्व वितरण के रूप में यूरोप में हम देख लेते हैं।
यूरोप। इस महाद्वीप में लकड़ी काटने का व्यवसाय नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आल्प्स एवं मध्य राइन घाटी के पर्वतीय ढालों पर किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वह अलग विकसित है। यहाँ शीतोष्णकटिबंधीय वन अत्यंत सीमित है। यह व्यवसाय दक्षिण अमेरिका के चिली, पेंटागोनिया, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, विशेषतः तस्मानिया और न्यूजीलैंड में। कनाडा के लंबरजैक। कनाडा कनाडा एक ठंडा देश है। यहाँ पर शीत ऋतु लंबी होने के कारण फसलों का वर्धन काल बहुत छोटा होता है। सर्दियों में भारी ठंड के कारण जब खेती का काम कम हो जाता है तो खेती और मजदूर अपने परिवार के साथ कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित कोणधारी वनों में लकड़ी काटने चले जाते हैं। वहां उन्हें रोजगार मिल जाता है। गर्मियों में ये लोग पुनः दक्षिणी कनाडा में आकर खेती और पहले जैसे व्यावसायिक कार्यों में जुट जाते हैं। ऐसे किसान श्रमिक जो गर्मियों में खेती और जाड़ों में लकड़ी काटने का धंधा करते हैं उनको कनाडा में लंबरजैक कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं लंबरजैक किसे कहा जाता है। ये क्या अमेरिका के क्या है, ये किसान है। किसान जो कि सर्दियों में लकड़ी काटने का काम करते हैं और गर्मियों में खेती करते हैं। इस प्रकार से ये लोग ऋतु विशेष में अलग अलग कार्य करते हैं जिसे इनको लंबरजैक कहा जाता है। आजकल लंबरजैक लकड़ी काटने का कार्य कुल्हाड़ी की बजाय मशीनों से करते हैं। लट्ठों की लंबाई एक समान रखने के लिए पहले तनों पर चिन्ह लगाया जाता है और फिर स्वचालित आरी से वृक्षों को काटा जाता है। लट्ठों को ट्रैक्टर से खींचकर नदियों के पेटे में डाल दिया जाता है। इस समय धरातल और नदी में बर्फ जमी हुई होती है। बर्फ पर लकड़ी को फिसलाना आसान हो जाता है। लंबरजैक जाड़ों के अपने प्रवास काल में उत्तरी कनाडा की भीषण ठंड में कठिन हालात में काम करते हैं। वहां उन्हें शहरों जैसी सुविधाएं प्राप्त होती है, फिर भी शिक्षा और चिकित्सा जैसी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर सरकार ने रेल के डिब्बों में चलते फिरते स्कूल और अस्पताल उपलब्ध करवाए हैं जो लंबरजैकों के एक सीवर को अन्य सीवरों से जोड़ते हैं। एक सीवर में अपना कार्य समाप्त करके रेल का डिब्बा दूसरे सीवर की ओर प्रस्थान कर जाता है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही सभी लंबरजैक परिवारों को सहित उन्हीं खेतों में वापस लौट आते हैं। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से लंबरजैक किसे कहा जाता है। लंबरजैक वो किसान लोग हैं जो गर्मियों में खेती करते हैं और सर्दियों में लकड़ी काटने का कार्य करते हैं। क्योंकि सर्दियों में लकड़ी काटना आसान हो जाता है जहां पर वे कुल्हाड़ी की बजाय आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हैं। दूसरा, सरकार उनकी सभी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। उनको लकड़ी काटने के दौरान सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। उनको उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों की व्यवस्था की जाती है। उनको खानों में स्कूल को बदल दिया जाता है। दूसरा, अस्पताल जैसी सुविधाएं भी उनको वहीं पर शिविरों के रूप में प्रोवाइड की जाती है। मतलब कहने का ये है कि लंबरजैक जो लोग हैं जो लकड़ी काटने का कार्य करते हैं सर्दियों के टाइम में, तो भी उनको सभी प्रकार की सुविधा जंगल में ही प्रोवाइड कराई जाती है उनके बच्चों से लेकर उनकी स्वयं की आवश्यकताओं। इस प्रकार से ये एक विकसित अर्थव्यवस्था का आप कह सकते हैं दर्शन है। हमने क्या किया है, हमने लकड़ी लंबरिंग के विषय में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे खनन। खनन किसे कहते हैं? खनन का पहले अर्थ समझ। पृथ्वी की सतह से अथवा भूमि के नीचे से उपयोगी पदार्थों को या मूल्यवान पदार्थों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संसाधित करने के लिए हटाया। पृथ्वी की सतह से अथवा भूमि से चट्टानी पदार्थों को उनकी अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाने के उद्देश्य से संशोधित या संसाधित करने के लिए हटाना या खोदना खनन कहलाता है। अर्थात यदि जमीन से आप किसी भी चीज को खोद के निकालते हैं, सतह से ही चीजों को खोद के उठा लेते हो, तो ये क्या कहलाता है? ये माइनिंग या खनन कहलाता है। आज के संदर्भ में खनन का अर्थ बहुत विस्तृत है। इसमें बालू को हटाने जैसे सरल कार्य से लेकर सुरंगों की खुदाई, चट्टानों का बारूद से तोड़ना, जमीन से हजारों मीटर नीचे से अयस्क निकालना तथा समुद्र के नितल से खनिजों का प्राप्त करना जैसे कठिन कार्य को शामिल किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि आज के संदर्भ में आधुनिक युग में खनन केवल एक सामान्य क्रिया नहीं रह के ये बहुत ही जटिल हो गई है। इसमें केवल बालू को उठाने जैसे सरल कार्य से लेके, जैसे कि आप देखते हो, आप यदि अपने मकान बनाते हो तो उससे पहले आप उसका भरत करते हो। उस समय क्या करते हैं, आप मिट्टी खोद के लेके आते हो, तो यह एक सरल कार्य है केवल मिट्टी को लेके आना। इसके अलावा सुरंग बनाकर खुदाई करना, चट्टानों को बारूद से उड़ाना, फिर जमीन में हजारों मीटर नीचे कीमती जैसे कि हीरा है, सोना है, दूसरे प्लेटिनियम है,
अनेक तरल पदार्थ है, गैस है, जैसे पदार्थों को निकालने के लिए बहुत गहराई में जमीन में नीचे जाना और इस प्रकार के अयस्क को निकालना, समुद्र की तलहटी जो समुद्र के नीचे है उसकी तलहटी से खनिज पदार्थों को प्राप्त करना, ये सभी बहुत जटिल और कठिन कार्य है। इस प्रकार के इसका जो स्वरूप है खनिज खनन क्रिया का आज बहुत ही जटिल हो गया है और इन सभी कठिन कार्यों को खनन में शामिल किया गया है। और पिक्चर में हम खदान को देख सकते हैं यहाँ जिसमें खनन कार्य चल रहा है। जिन कच्ची धातुओं में खनिज मिलते हैं उन्हें अयस्क कहा जाता है। अयस्क किसे कहा जाता है? पदार्थ, या आप कह सकते हैं ऐसा मिट्टी से निकाल कच्ची धातुओं में खनिज मिलते हैं उन्हें अयस्क कहा जाता है। खुदाई करके अयस्क प्राप्त करने वाले स्थान को खदान या खान कहा जाता है। यदि धरातल से खुदाई करके खनिज प्राप्त किए जाए तो उन्हें उत्खनन या क्वेरिंग कहते हैं। यदि भूमि से गर्भ से खनिज प्राप्त किया जाए तो उस कार्य को खनन कहते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे अयस्क। अयस्क जो भी हम खोद के निकालते हैं जिसमें खनिज पदार्थ होता है और उसके साथ कुछ अशुद्धियां भी होती है, उसको हम क्या कहेंगे? और या अयस्क कहेंगे। दूसरा खान या खदान, जहां से खनिज को पदार्थ को खोद के लेके आते हैं उसको खान या खदान कहेंगे। इसके बाद यदि आप धरातल के ऊपर से खनन करते हैं तो उसे उत्खनन कहेंगे। यदि आप उसको पृथ्वी के गर्भ से या गहराई से खनन करते हैं तो उसको हम खनन कार्य। खनन का संक्षिप्त इतिहास। अब हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइनिंग अब देख लेते हैं किस प्रकार से खनन कार्य विकसित हुआ है वर्तमान में जो हमारे सामने है। वो पहले कैसा इसका स्वरूप था। शैलों तथा खनिजों का खनन तथा उत्खनन मनुष्य का प्राचीन आर्थिक क्रियाकलाप है जो संभवतः 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। आदि मानव द्वारा खनिजों का प्रयोग शायद किसी पत्थर को उठाकर उससे या तो उसने बीज को तोड़ा है या फिर पशुओं के शिकार किया, उसको यदि उसने फेंक के मारा है तो उसको उस पत्थर का उपयोग किया है। और एक पत्थर एक खनिज के रूप में, और एक वो पत्थर एक खनिज का ही एक हिस्सा है, खनिज पदार्थ ही है। शैलों तथा खनिजों का खनन तथा उत्खनन मनुष्य का प्राचीन आर्थिक क्रियाकलाप रहा है। 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व से ये कार्य आरंभ हुआ है। क्योंकि ईसा पूर्व अर्थात ईसा के जन्म से 1 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव द्वारा खनिजों का प्रयोग शायद किसी पत्थर को उठाकर उससे या तो बीज तोड़ा या पशुओं का शिकार किया है, उसका औजार के रूप में उपयोग किया है। समय के साथ मनुष्य ने खनिजों का प्रयोग औजार और हथियारों के रूप में करने की बजाय उसे औजार बनाने शुरू कर दिए। नुकीले पत्थरों से भाला, मिट्टी से बर्तन, तांबे व लोहे से छुरी व तलवार तथा कांसे से बर्तन बनाने की प्रक्रिया मनुष्य नित्य नए खनिजों की खोज करता। पाषाण काल में जहां मनुष्य ने सबसे पहले पत्थर से हथियार बनाए, उसके बाद ताम्र काल आया। ताम्र काल में उसने तांबे से हथियार बनाने शुरू कर दिए। उसके पास कांस्य काल आया, कांस्य के पास आयरन काल आया, फिर स्टील एज में हम आ गए। इस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य लगातार अपने हथियारों को भी विकसित रूप देता चला गया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं मनुष्य अपने प्रारंभिक काल में किस प्रकार से पत्थर से अनेक प्रकार के हथियार बनाता था ताकि पशुओं का। खनन का क्या महत्व है? इंपोर्टेंस ऑफ माइनिंग। सांस्कृतिक विकास के वर्तमान पड़ाव पर मनुष्य पहुंचने में खनन क्रिया का योगदान अद्वितीय है। इसका महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि सभ्यता के इतिहास के विभिन्न युगों का नामकरण खनिजों के अनुसार हुआ। सांस्कृतिक विकास के वर्तमान पड़ाव पर मनुष्य को पहुंचाने में खनन क्रिया का महत्वपूर्ण या कह सकते अद्वितीय योगदान रहा है। इसका महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि सभ्यता के इतिहास के विभिन्न युगों का यदि नामकरण भी देखेंगे आप पाएंगे खनिजों के नाम पे हुआ। जैसा कि तालिका में दिखाया गया, जैसे पूर्व पाषाण काल, एक पाषाण माने पत्थर। सबसे जो पूर्व पाषाण काल था वो लगभग ईसा से 5 लाख वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। इसके बाद 8000 वर्ष पूर्व नव पाषाण काल आया। इसके बाद 5000 वर्ष पूर्व ताम्र काल आया, अर्थात तांबे का आविष्कार या खोज हो चुकी थी। इसके बाद कांस्य काल आया 3000 वर्ष पूर्व। इसके बाद ये कांस्य क्या है? तांबे से ही एक मिक्स या आप कह सकते हैं मिश्रण धातु है। इसके बाद 1400 वर्ष पूर्व लोह युग। लोह युग जो आप देखते हो बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती है, ये लगभग 1400 वर्ष पूर्व लोहे का आविष्कार या आप कह सकते हैं खोज हुई खनिज के रूप में। इसके बाद 1600 ईसा पूर्व कोयला युग आया। जो कोयला जो हमारी शक्ति का आधार है, एक खनिज पदार्थ है, जमीन से खोद के निकाला जाता है। इसके बाद पेट्रोलियम तरल पदार्थ
आप कह सकते हैं पृथ्वी का एक प्रकार का तेल है, इससे अनेक प्रकार के आगे प्रोडक्ट, आप पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये लगभग 1850 ईसा पूर्व ईस्वी में इसका आविष्कार या खोज हुई। इसके बाद 1951 में आणविक खोज और अणु बम जैसे अनेक प्रकार के यूरेनियम जितने पदार्थ है वो सारे के सारे 1951 में खोजे गए। इस प्रकार से जो सभ्यताओं का नामकरण भी खनिजों के नाम पर ही हुआ। आरंभ में यदि आदि मानव ने जब पत्थरों से औजार व हथियार बनाने सीखे तो उस युग को पाषाण युग कहा गया। बाद में उन्हें खनिजों के ज्ञान और प्राप्ति के साथ मानव समुदाय क्रमशः ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग व वर्तमान में इस्पात युग की संस्कृति में हम प्रवेश कर पाए हैं। बहुमूल्य खनिज पदार्थों की चाह ने मनुष्य को जंगलों, अनजान देशों, महाद्वीपों तक पहुंचा दिया। मनुष्य जहां पर ये खनिज पदार्थ इतने ज्यादा कीमती होते हैं, इसीलिए मनुष्य इनकी खोज में दुर्गम जगह, पहाड़ी क्षेत्रों में, गहरे समुद्रों में, या फिर आप सकते हैं बड़े बड़े डेजर्ट में भी निवास हो पाया है। इन्हीं कारणों के कारण कनाडा, अमेरिका, साइबेरिया व ऑस्ट्रेलिया में रेल मार्गों का निर्माण। खनन की विधियां अथवा प्रकार, मेथड और टाइप ऑफ माइनिंग। खनन किन किन विधियां, खनिज अयस्कों की स्थिति तथा उनकी प्रकृति के आधार पर खनन को दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि कहीं भी यदि अयस्क मिलता है तो वो किस प्रकार का है, उसकी मात्रा क्या है, वहां पर स्थिति, प्राकृतिक स्वरूप क्या है, ये सारी चीजें खनन की विधियों को प्रभावित करती है। और इन विधियों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसे खुले गर्त वाली खान से उत्खनन करना, ओपन कास्ट माइनिंग भी कहा जाता है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। यह एक ओपन खान है, इसको सतह से खोद के खनिज को प्राप्त किया जाता है। इस विधि में धरातल की मिट्टी, चट्टानों आदि को हटाकर खनिजों की परतों को खोदा, काटा या विस्फोटित किया जाता है। यह खनन का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपायों का एवं उपकरणों पर भारी होने वाली ऊपरी लागत, ओवरहेड कॉस्ट अपेक्षाकृत कम होती है। खनिजों का उत्पादन भी शीघ्र एवं अधिक होता है, क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग है। इसमें क्या है, यहाँ पर जो सुरक्षा संबंधी साधन उनकी या उपकरण है उनकी भी बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें यदि विस्फोट करना तो बम लगाकर आप बहुत दूर जाकर आदमी इंतजार करता है। जब विस्फोट के बाद जब चट्टान टूट जाती है तो उसको गाड़ियों में भर के खनिज पदार्थ को और उसको कंपनी में भेज दिया जाता है। सतही अथवा खुले गर्त वाली खान तभी सफल व उपयोगी होती है जहां खनिजों के भंडार धरातल के निकट कम गहराई पर विस्तृत होते हैं। जैसे कि आप खान को देखकर समझ सकते हैं, इसका मतलब खनिज पदार्थ यदि सतह के ऊपर ही है, बहुत नजदीक है, जिसको खोद कर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, तभी इस प्रकार की सतही खनन क्रिया या कह सकते हैं एक्टिव हो सकती है। वर्तमान में सभी खानों के लगभग 90% में तथा अधात्विक खनिजों की 99% खानों में सतही खनन किया जाता है। भूमिगत खनन दूसरा जो प्रकार है वो है भूमिगत खनन। इस प्रकार की खनन प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ साफ्ट एक कूप की भांति तथा क्षैतिज सुरंगें बनाई जाती है। ये सुरंग का चित्र आप देख सकते हैं। फिर इस फोटो में आप पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ सकते हैं किस प्रकार से इसके ऊपर ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई है, सोप या माइन इनको कहते हैं। इसमें से फिर नीचे जाने के लिए रास्ता होता है, पैड़िया हो सकती है या लिफ्ट हो सकती है। फिर जहां पर वो खनिज पदार्थ जिस लेयर्स में अलग अलग, आपको पता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपने पढ़ा होगा, उसमें किस प्रकार से पृथ्वी, सियाल, सीमा, नीपे जैसे लेयर्स होती है। फिर उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया, छोटी छोटी लेयर्स होती है। जैसे ऊपर मिट्टी होती है, नीचे पत्थर होता है, उसके नीचे पानी, इस तरीके से हर चीज की, हर खनिज पदार्थ की एक लेयर होती है। ऐसी लेयर्स में क्या है, कोयला मिलता है, गैसें मिलती है। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले लिफ्ट या पैडी के जरिए वहां पर पहुंचते हैं और फिर वहां पर खनन शुरू कर देते हैं। उस लेयर से खनिज पदार्थ को खोद कर उसमें ट्रॉली में लेके आते हैं और फिर लिफ्ट में डाल करके ऊपर सतह पर ले आते हैं। इस प्रकार ये फोटो में सारी प्रक्रिया समझाई गई है, किस प्रकार अलग अलग लेयर्स पर या लेवल पर खनन क्रिया की जा रही है। और इसमें कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं वो किस प्रकार से अलग अलग जो ट्रॉली है उसमें खनिज पदार्थ को खोद कर डालते हैं। तो इन सभी को आपस में भूमिगत बड़े गलियारों से जोड़ दिया जाता है। जो भी खनिज पदार्थ के एक क्षेत्र होते हैं या लेयर्स होती है, नीचे लेवल खनिजों में खोदी गई चट्टानों को इन्हीं श्रमिकों द्वारा, मार्गों द्वारा ऊपर सतह पर लाया जाता है। इन खानों में लिफ्टें, बर्मा अथवा वेदन मशीनें, सामान ढोने वाली ट्रालियां व वाहन,
शुद्ध हवा के आने जाने की व्यवस्था तथा प्रकाश इत्यादि का उचित प्रबंध किया जाता है। भूमिगत खनन खुले गर्त वाले खनन की तुलना में अधिक जोखिम भरा, ऑक्सीजन समाप्त होने की या गैस रिलीज हो जाने की समस्या रहती है, या फिर पानी के जो वो आपको बता वाटर टेबल है, यदि कहीं ऐसी चट्टान है जिसमें पानी भरा हो, वो लीकेज हो जाए, पूरी जो खान है, जो अंदर जो कूप है, खनी कूप, वो पानी से भर सकता है या किसी भी प्रकार की गैस से भर सकता है, या फिर चट्टान टूट के गिर सकती है, या खान बंद हो सकती है। ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसकी वजह से ये कार्य बहुत ही जोखिम। इसमें जहरीली गैसें, आग, बाढ़, सुरंगों और गुफाओं के बैठे जाने के कारण जानलेवा दुर्घटनाएं। खनन को प्रभावित करने वाले कारक। खनन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? केवल खनिजों के भंडार ही खनन कार्य को आरंभ करने के लिए काफी नहीं होते, इसे अनेक प्रकार के भौतिक अथवा आर्थिक दशाएं प्रभावित करती है। उदाहरणतः अफ्रीका में खनिजों के विशाल भंडार है, जिनका लंबे समय तक ज्ञान, तकनीकी व पूंजी की कमी तथा पिछड़ेपन के कारण उपयोग नहीं हो पाया है। इससे हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि जहां पर अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा विकसित है, उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उनको अनेक प्रकार के खनिजों का ज्ञान है, तो वो ही इस खनन कार्य को एक विकसित रूप दे सकते हैं। लेकिन यदि अफ्रीका जैसे देशों की बात करें तो वहां पिछड़ापन है, उनको आधुनिक तकनीकी ज्ञान की और पूंजी की कमी की वजह से वो वहां पर उनके वहां विशाल जो भंडार है खनिज का, उनका दोहन नहीं कर पाए। इस प्रकार से बहुत से कारक हैं जो खनन को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, भौतिक कारक। इसमें खनिज निक्षेपों का आकार और मात्रा कितनी है। यदि खनिज पदार्थ छोटी सी मात्रा है तो वहां पर खनन कार्य करना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होता। धरातल के नीचे खनिजों की गहराई कितनी है, क्योंकि गहराई से खनिज निकालने में लागत बढ़ जाती है। यदि धरातल के नीचे खनिजों की गहराई बहुत ज्यादा है तभी खनन कार्य करना लाभकारी होगा, क्योंकि नीचे से खनिज को लेके आना, लिफ्ट और बहुत सारी तकनीकी की आवश्यकता होती है, उसमें पैसा लगता है। इस वजह से जमीन के नीचे से खनिज पदार्थ निकालना ज्यादा महंगा होता है और जोखिम भरा कार्य होता है। इसीलिए खनिज की गहराई अधिक होना बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद खनिज अयस्कों में धातु की मात्रा कितनी निक्षेपों की गुणवत्ता कहा जाता है। यदि जो अयस्क है उसमें खनिज की मात्रा कितनी है और अशुद्धि की मात्रा कितनी है, इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के खनन कार्य किया जाता है। यदि अशुद्धियां ज्यादा है तो खनन कार्य करना वहां पर गुणकारी नहीं होगा और अधिक लाभ नहीं दे पाएगा। यदि खनिज की मात्रा उसमें अधिक है अयस्क में, तो ही वहां पर खनन कार्य करना लाभदायक होता है। उपयोग के स्थान से खनिज की दूरी, क्योंकि दूरी से वह बढ़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट लगती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खनिज पदार्थ को ले जाना। इस वजह से भी खनिज पदार्थ को खोदना या निकालना प्रभावित होता है। यदि खनिज पदार्थ ऐसा है कि वो लगभग वो मार्केट के नजदीक है तो उसको खनन करके और उसकी मांग तक पहुंचाना आसान। अनेक आर्थिक कारक भी है जो खनन क्रिया को प्रभावित करते हैं, भौतिक कारकों की तरह ही। नंबर 1, खदान को विकसित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी संसाधनों की और तकनीकी जो जरूरत है वो पूंजी पर ही निर्भर है। इस प्रकार से खदान को विकसित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा, खनन कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी और ज्ञान व प्रौद्योगिकी की जरूरत है। तीसरा क्या है, पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी वो खनन कार्य विकसित हो पाता। परिवहन के प्रकार, उनके विकास की स्थिति। ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट साधन की आवश्यकता होगी, तो इस प्रकार से विकसित परिवहन के प्रकार की भी वहां पर होना अति आवश्यक है। खनिजों की स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय मांग होना जरूरी है, क्योंकि जो खनिज पदार्थ हम खोदते हैं उसका मार्केट में मांग होना चाहिए ताकि उसको खरीदा या बेचा जा सके। खनन का शिफ्ट होता महत्व। श्रम की बढ़ती लागत के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देश उत्पादन के प्रसंस्करण एवं शोधन कार्यों से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। विपरीत विकासशील देश अपनी विशाल शक्ति के बलबूते अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को रोकने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे। अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के अनेक विकासशील देशों में उनकी आय का 50% से अधिक केवल खनिजों के निर्यात से ही हो। आप देख सकते हैं कि जहां ये
विकसित अर्थव्यवस्था में इनका शोधन लगातार धीरे धीरे कम हो रहा, वही विकासशील देशों में ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां पर श्रमिक शक्ति अधिक है। उसके बलबूते पर वो इस कार्य में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक विकासशील ऐसे देश है जहां पर 50% उनके लोगों की जो आय है वो खनिजों के निर्यात पर निर्भर। खनिज की जो प्रकृति है वो बदलती रहती है। कभी किसी प्राचीन यूनान व रोम में खदानों का संचालन हारनी बांध बंधक बनाई गई सेना तथा अपने अधीन सतान मूल निवासी किया करते थे। असल में जो पुराना समय था, पुराने समय पर जो खनिज कार्य हुआ करता था लगभग सारा का सारा वो जो बंधक बनाए गए थे, सेना बंधक बनाकर लेके आती थी लोगों को उनसे। इसके बाद जो दूसरा जो मूल निवासी होते थे वो वहां पर गरीब होते थे, उनको भी प्रताड़ित किया जाता था, उनसे भी खनन कार्य कराया जाता था। इसके बाद सामंत काल के आरंभ में यह कार्य कैदियों से या गुलाम किया करते थे। स्लेव जो कैदी हुआ करते थे, गुलाम होते थे, गुलाम इस कार्य को करते थे सामंत काल में। फिर मध्य काल में, फिर मध्य युग में खनन के पेशे की कुछ सामाजिकता के प्रति बढ़ी, समाज के प्रति। मध्य युग में खनन के पेशे की कुछ सामाजिक प्रगति बढ़ी, या आप कह सकते हैं इसकी प्रगति हुई। फिर इंग्लैंड तथा जर्मनी में खनिज संघ अत्यंत शक्तिशाली संगठनों में से एक थे, क्योंकि उनका नियंत्रण हथियारों के सिक्कों के लिए जरूरी, क्योंकि धातु के निर्माण के लिए, हथियार के निर्माण के लिए खनिज का होना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इसलिए इंग्लैंड और जर्मनी में खनिज संघ अधिक शक्तिशाली हो गए और ये और ज्यादा विकसित हो गया ये कार्य। वर्तमान में मशीनीकरण व कंप्यूटरीकरण ने खनन उद्योग की दक्षता और उत्पादकता दोनों को बढ़ा दिया। इस औद्योगिक क्रांति के बाद उपजी उपभोगवादी संस्कृति के चलते जनसंख्या वृद्धि के कारण खनिजों का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो मांग बढ़ती गई, तो इस प्रकार से खनिज पदार्थों की मांग भी लगातार। पिछली एक सदी में खनिजों के उपभोग में 13% की वृद्धि हुई। खनन सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण को रोजगार के बावजूद भी आज पूरी दुनिया में लाखों लोग खनन से आजीविका कमाते हैं। अकेले लैटिन अमेरिका में 10 लाख लोग सोने की खानों में काम करते हैं। आज अधिकांश खनन कार्य में बहुराष्ट्रीय निगमों का वर्चस्व है। निगमों व श्रमिकों का टकराव प्राय सामाजिक मतभेदों व झड़पों का कारण बनता है। ये बड़े बड़े निगम खनिज क्षेत्रों का भारी शोषण करके वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु इस अविचारित विकास व संसाधनों की अंधाधुंध लूट का खामियाजा स्थानीय जनता को और पर्यावरण को भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं जो खनन कार्य है उसमें लगातार मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि खनिज बहुत महंगा है। दूसरी बात क्या, इसमें और अधिक नई नई महंगी धातुओं की खोज होती रहती है, जिस वजह से इस पे लोगों के टकराव लगातार बढ़ते जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस सारे कार्य पर वर्चस्व बनाए हुए हैं वे एक दूसरे में टकराते हैं, और वो वहां के आसपास का जो भी वातावरण है उसका तो उनमें पाए जाने वाले खनिजों का खूब शोषण करते हैं, जिससे वहां पर स्थानीय जनता है वो बहुत परेशान रहती है। दूसरा पर्यावरण को भी समस्या का प्रभाव भुगतना। उदाहरणतः 1960 में घाना में एक अमेरिकी कंपनी ने बॉक्साइट गलाने के लिए बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए ओको सार्बो बांध का निर्माण किया था, जिसने देश के 5% भाग को जलमग्न कर दिया था। विश्व की इस सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ने 80,000 लोगों को विस्थापित किया था। 80,000 को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ा। इस प्रकार से जो खनिज कार्य है यह सामाजिकता भौतिक पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गया है, क्योंकि जहां पर अनेक प्रकार की धातुएं और संसाधन तो देता है, लेकिन उसके साथ ही मनुष्य की सामाजिकता और भौतिक वातावरण को नष्ट कर। इस प्रकार आज हमारा ये दोनों ही टॉपिक हमने कर लिए हैं। अगले टॉपिक आगे देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए ताकि आपका सिलेबस कवर किया जा सके। जिसको लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।